जीनियस क्लासेज बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्लास 10 का। तो मैं हूँ राजेश सर। तो आज देखिएगा यूरोपीय राष्ट्रवाद। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रवाद को। तो देखिए राष्ट्रवाद वह भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता को विकसित करती है। किसको विकसित करती है? एकता को। तो आज पहले देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोग क्या थे? तो देखिए, फ्रांस में समय समय पर क्रांति होती रही है। जैसे पहला 1789 ईस्वी की क्रांति देख लीजिए, 1830 ईस्वी की देखिए, फिर 1848 ईस्वी की क्रांति। सभी क्रांति के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। तो देखिए, निरंकुश शासन। 1848 ईस्वी की क्रांति के समय लुई फिलिप का शासन था। किसका था? लुई फिलिप। 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, उसके समय किसका शासन था? लुई फिलिप का शासन था, जो कि अयोग्य एवं अदूरदर्शी शासन था। कौन क्या था? अयोग्य एवं अदूरदर्शी। उससे जनता के हितों से कोई मतलब नहीं था। मतलब वो जनता क्या करे क्या ना करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए अयोग्य एवं अदूरदर्शी शासन था वो। गीजो की नीति देखिए। गीजो था वो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था। गीजो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था। ठीक। वह किसी भी प्रकार का सुधार कार्यों का विरोधी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इटली व जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली व जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली व जर्मनी के एकीकरण में को प्रभावित करने वाले घटनाओं में ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ही देशों के एकीकरण में एक बाधा के रूप में उपस्थित था। क्या था? एक बाधा के रूप में उपस्थित था। ऑस्ट्रेलिया का इटली व जर्मनी का प्रमुख क्षेत्र पर अधिकार स्थापित था। वह इन क्षेत्रों पर अपना उपनिवेश कायम किए हुए था। क्या कायम किए हुए था? उपनिवेश। बिना इन्हें मिलाए हुए एकीकरण संभव नहीं हो पाता। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एकीकरण के दो राज्य लोम्बार्डी तथा वेनेसिया, जर्मनी के दो राज्य सेल्सविंग तथा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था, जिसे बाद में युद्ध के द्वारा इन दोनों देशों ने अपने अधीन किया और एकीकरण को पूरा किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका आंसर देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले कारकों में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका। नेपोलियन बोनापार्ट में अपने विजय अभियान के क्रम में अनेक क्षेत्रों को विभाजित किया तथा शासन की सुविधा के लिए उन्हें एकजुट कर दिया। इस क्रम यूरोप के विभिन्न देशों में अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। किसका? गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो देखिए इसका आंसर, इटली के एकीकरण में विभिन्न
व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनमें मैजनी, काउंट कावूर तथा गैरीबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। उसने एक पेशे से युद्ध की नीति अपनाई। इटली के दक्षिणी भागों को जीतकर इटली में मिलाने का कार्य किया। इटली के एकीकरण में तलवार की संज्ञा दी गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? जर्मनी का एकीकरण पर्सा राज्य के नेतृत्व में बिस्मार्क द्वारा हुआ था। विलियम फर्स्ट पर्सा का शासन था। वह राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसने सुधारों के फलस्वरूप ही जर्मनी के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया था, जिससे जर्मनी राष्ट्र को एक यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था। देखिए अब कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए हम बहुत ही शॉर्ट में लिखाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में मन लगे। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? इटली के एकीकरण में मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। तो इसका आंसर देखिए 19वीं सदी का युद्ध इतिहास दो कारणों से महत्वपूर्ण है। जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली का एकीकरण। तो देखिए इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए इसका काल, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी और योगदान मैजनी, काउंट कावूर तथा गैरीबाल्डी किए थे। संबंधित राज्य सार्डिनिया है। तो देखिए इटली के एकीकरण में प्रथम प्रयास मैजनी के द्वारा किया गया था। इटली के एकीकरण में प्रथम प्रयास मैजनी के द्वारा किया गया था। उसे पैगंबर भी कहा जाता। उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना कर इन संस्थाओं के मध्य से इटली में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। एकीकरण का दूसरा चरण काउंट कावूर के द्वारा आरंभ हुआ। उसने उस कार्य के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की तथा ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया। अब देखिए इटली के उत्तरी तथा मध्य भागों जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी आदि क्षेत्र को जनमत संग्रह के आधार पर इटली में मिला दिया। इसके पश्चात गैरीबाल्डी ने युद्ध की नीति के द्वारा इटली को जीतने का कार्य किया। एकीकरण का अंतिम चरण विक्टर इमैनुअल के द्वारा किया गया था। इसके तहत जर्मनी से समझौता कर कूटनीति की प्रणाली के तहत रोम को इटली से मिला लिया और इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना शेयर कीजिएगा उतना हमको पढ़ाने में मन लगेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर देखते हैं हम कम से कम लाइनों में। देखिए
19वीं सदी का काल दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो हो गया इटली का एकीकरण और दूसरा हो गया जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, जर्मनी से संबंधित राज्य हो गया पर्सा, संबंधित व्यक्ति बिस्मार्क और शासक हो गया विलियम फर्स्ट, और काल कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो देखिए, तो समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अब जर्मनी के एकीकरण में 3 बाधाएं थी। पहला डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया 2 होता है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए देश के एकीकरण का कार्य किया था। कौन नीति का प्रयोग किया था? तो कूटनीति का प्रयोग करते हुए देश का एकीकरण किया था। डेनमार्क के पास पर्सा के 2 क्षेत्र सेल्सेविक तथा होल्स्टीन था। इसलिए पर्सा ने 1834 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पर्सा की जीत हुई और इसके बाद सेल्सेविक पर्सा को तथा होल्स्टीन का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। होल्स्टीन के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। पर्सा की जीत हुई और होल्स्टीन का क्षेत्र पर्सा को प्राप्त हो गया। अब जीत हो गया तो क्षेत्र जो होगा तो पर्सा को मिलेगा। होल्स्टीन का क्षेत्र पर्सा को प्राप्त हुआ। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ, जिसमें पर्सा की जीत हुई और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो इसका आंसर हम देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का शुरुआत यूरोप में पुनर्जागरण काल से हुई थी। राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। पहला, फ्रांसीसी क्रांति। इसी तरह फिर नेपोलियन भूमिका आएगी। फिर इसी तरह करते करते आगे बढ़ेंगे। तो पहला, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति क्या था। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, जिसके कारण अन्य देशों में भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। तो अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट, नेपोलियन की भूमिका। नेपोलियन बोनापार्ट में अपने विजय अभियान के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर एकजुट करने का कार्य किया। इस क्रम में इन क्षेत्रों में एकता की भावना का विकास हुआ। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट, बौद्धिक जागरण। तो बौद्धिक जागरण क्या था? देखिए, तत्कालीन यूरोप में अनेक ऐसे नेतक दार्शनिक और कवि हुए जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को विकसित से कार्य किया। तो समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दें। क्या दिया है? जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दें। तो देखिए इसका आंसर, फ्रांस में समय समय पर निरंकुशता के खिलाफ क्रांति होती रही है। जैसे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति होती गई है।
तो 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। तो देखते हैं 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ था। देखिए, इसका पहला शासक निरंकुश शासन था। तो क्रांति के समय चार्ल्स दशम का शासक था, जो कि एक अयोग्य एवं निरंकुश शासन था। उसने जनता की स्वतंत्रता का अंत करने का कार्य किया। अब देखिए 4 अध्याय देश। तो देखिए, चार्ल्स दशम के प्रधानमंत्री पोलीगनेक ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किए। इनके द्वारा खुदारवादियों के विरुद्ध कार्य किया गया था। 1830 ईस्वी की क्रांति के पश्चात चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस से बुर्बो राजवंश का पतन हो गया। इसके स्थान पर वंश का शासन शुरू हुआ तथा लुई फिलिप को फ्रांस का शासक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जाकर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। क्या कर रहा है? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका आंसर देखिए, यूनान का साहित्य यूरोपीय देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वह यूरोपवासियों के लिए सम्माननीय थे। उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे। यूनान तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वह इससे स्वतंत्र होना चाहता था। इसीलिए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ। यूनान की ओर से ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस ने समर्थन देते हुए आंदोलन को प्रोत्साहित किया, जबकि तुर्की का समर्थन मिस्र ने किया। तो उसके बाद देखिए, दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ जिसमें तुर्की की सेना हार गई और मिस्र जीत गया। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि के द्वारा तुर्की का नाम मात्र प्रभुत्व में यूनानियों को स्वतंत्रता देने की बात की गई, लेकिन यूनानियों ने इससे इनकार कर दिया। फलस्वरूप 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तथा बवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। तो आज समाप्त हो गया लेसन 1। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।